आज 11 जनवरी है। 11 जनवरी को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि होती है। आज के ही दिन 1966 में ताशकंद में उनका निधन हुआ था और वो रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है और रहस्य इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारे दस्तावेज जो हैं वो सार्वजनिक नहीं किए हैं। आइए इस रहस्य के बारे में आज चर्चा करते हैं। अनुज धर जी जो कि पुस्तक माय प्राइम मिनिस्टर इज डेड के लेखक हैं और साथ में जुड़ रहे हैं श्री संजय नाथ सिंह जी जो कि शास्त्री जी के नाती हैं, ग्रैंडसन उनकी बेटी के पुत्र जो कि टाटा स्टील में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं और अपने स्तर पर किसानों के मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं। आइए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो। ओके। नमस्ते आप सभी को और स्वागत है अनुज धर जी का और संजय नाथ सिंह जी का। और आज एक ऐसा दिन है, पुण्यतिथि है शास्त्री जी की और एक रहस्य है जिसके ऊपर से पर्दा उठना भी बाकी है। मैं सीधे चलता हूँ अनुज जी के पास क्योंकि उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी हुई है इसके ऊपर, माय प्राइम मिनिस्टर इज डेड। अनुज जी, इस रहस्य पे पर्दा कैसे उठेगा? सर नमस्कार। एक हम लोग जब बचपन में हम पढ़ते थे अमर चित्र कथा और एक सुनने में कहानी थी, आपको शायद ज़्यादा समझ होगा कि वो कहते हैं हिरन के पेट में कस्तूरी होती है और कस्तूरी की खुशबू हिरन को आती है और उसकी वो हर जगह ढूंढता फिरता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसको ये नहीं पता कि कस्तूरी उसके पेट के अंदर ही है। तो ये जो शास्त्री जी वाला प्रकरण है और इवन सुभाष बोस वाला जो प्रकरण है, मेरे हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं कि इसके डॉक्यूमेंट ना कोई केजीबी में आपको मिल जाएंगे, मॉस्को में कोई डॉक्यूमेंट आपको वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। अरे सब माल मत्ता हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकरण का जी हम अभी अभी डिस्कशन करेंगे। अभी जो मेन मुद्दा जो मुझे नजर आता है 2022 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत सरकार को शास्त्री जी की डेथ से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना चाहिए और जब वो पब्लिक करेंगे तभी हम रूसियों से बात कर सकते हैं कि भैया आपके पास में जो डॉक्यूमेंट अपना डॉजियर हमको अब दीजिए। लेकिन वो देश जो पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का डंका बजाता है, अगर वो खुद अपने प्रधानमंत्री से जुड़ी फाइलों को पब्लिक नहीं करता, जबकि तब कि उनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर जा चुका 2 साल पहले, डिमांड पब्लिक में लोग कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लोग पब्लिक डिमांड कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अगर वही देश उस पर एक्शन नहीं लेगा तो हम रूसियों से क्या उम्मीद करेंगे? तो इस पूरे प्रकरण में अब हम कुछ नहीं कर सकते। 58 साल हो चुके हैं। जो शास्त्री जी के साथ में जो कुछ हुआ उसके सब लोग अब जा चुके हैं, अब कोई नहीं बचा है। कोई एक, मेरे ख्याल से प्रेम वैद्यादी जो जर्नलिस्ट थे वो वहाँ मौजूद थे, उन्हें उनका एक डायलॉग था, उनको बोला गया फ़ोन पे कि योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड। तो वो मैंने उसी का अपना किताब का टाइटल योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड वहाँ से बना दिया। तो अभी हमारे पास अब कुछ करने के लिए नहीं है। हम यही कर सकते हैं आज के दिन में, कोई कमीशन इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है कि जितने उनके डॉक्यूमेंट उनकी मौत से जुड़े भारत सरकार के पास, विदेश मंत्रालय के पास, इंटेलिजेंस के पास पड़े हैं, उन सबको पब्लिक किया जाए। तभी हम लोग रूसियों से बात कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के जो मेरे ख़्याल से राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ऑलरेडी 2 साल पहले ये स्टेटमेंट दिया कि भारत सरकार जो भी हमसे मदद मांगेगी, हम मदद उसमें देने को तैयार है। तो मेरे हिसाब से 2000 के, अगर मैं हिसाब से देखूँ 22 के हिसाब से, आज के हिसाब से, तो मुद्दा अभी डिक्लासिफिकेशन का है। जी, मैं आता हूँ संजय नाथ सिंह जी के पास में। संजय जी, आप तो शास्त्री जी के परिवार से ही हैं। उस समय आपकी आयु क्या थी 1966 में? मैं करीब 8 और 9 साल, यानी कि 8.5-9 साल का रहूँगा उस समय। और शास्त्री जी से बहुत अटैच था बाबूजी से, जैसे हम लोग उनको बोलते थे। सब लोग जी, घर में बाबूजी बोलते थे, हमारे मामा लोग, तो हम भी बाबूजी बोलते थे कि कड़ी में हम लोग सब उनको क्या इतने पहचानते थे। और
उसी बाबूजी के नाम से ही बोलते थे, तो बातचीत होती थी। उनके साथ बहुत घूमता था मैं। स्कूल बंक मार के सुबह-सुबह पैर छूने जाता था उनके, और जब पाँव छूता था बाबूजी के, तो बताते थे कि आज हम जा रहे हैं। तो अगर ज़्यादातर मुझे यही मन होता था उनके साथ रहूँ। तो मैं अपने बस्ते से सब किताबें हटा के, जो कपड़े समझ में आते थे वो डाल लेता था और उनके साथ चला जाता था। तो आप समझ लीजिए उस समय से जुड़ा हुआ हूँ, उनके अब यादों से जुड़ा हूँ। और अ, तकलीफ़ बहुत होती है, बस जान के कि अब तक पता नहीं चला कि उनका रहस्य क्या है। ये ज़रूर मालूम है, और शुरुआत में ही मैं बोल देना चाहता हूँ इस चीज़ को, जी। कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि शास्त्री जी की मौत अ यानी कि स्वाभाविक कारणों की वजह से नहीं हुई। उनको एक हत्या थी। अस्वाभाविक हत्या थी। तो आपको 11 जनवरी की क्या याद है संजय जी? 11 जनवरी की देखिए सबसे बड़ी याद तो ये है कि शास्त्री जी का कमरा एक छोटा-सा होता था, उसके बाद एक बड़ा कमरा था, फिर एक गैलरी थी, गलियारा था, थोड़ा-सा फॉयर टाइप का एक एरिया था, बहुत छोटा-सा। वहीं पे फ़ोन होता है। पहले के ज़माने में अब फ़ोन घर में एक आधा फ़ोन होता था, तो बहुत बड़ी बात थी। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का घर था, तो उसमें फ़ोन शायद ज़्यादा थे। तो एक फ़ोन जो मेन था उनका, वो वहीं पे कहते हैं वो कमरे के पास में ही था, हम लोग के कमरे के पास। क्योंकि हमारे पेरेंट्स का कमरा वहीं पे था, हम भी वहीं पे सोते थे। तो पहली दफ़े तो फ़ोन आया कि अ, शास्त्री जी बात करना चाहते हैं। तो फिर बात हुई, परिवार के बाकी लोग भी आ गए, हमारे मामा, सबसे बड़े मामा थे हरी मामा, वो भी आ गए। और हमारे फ़ादर भी वहीं पे आ गए। मैं भी चला गया, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं खड़ा हो गया था मैं। और काफ़ी बातचीत हुई। तो उन्होंने क्या कहते हैं शास्त्री जी ने क्या कहते हैं कई एक बातें करी उस समय। और उन्होंने क्या कहते हैं पहले नानी से बात करी। तो उस ज़माने में देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का, कि जब उस समय बात होती थी, ट्रंक कॉल्स बोला जाता था उनको। इंटरनेशनल कॉल्स होते थे, ट्रंक कॉल होता था। जी, जी, तो जी। ये प्राइवेट लाइन्स नहीं होती थी। तो जी। जो भी होता था कि ऑपरेटर्स दोनों तरफ के बातचीत को सुन सकते थे। और वहाँ पे जब बात हो रही थी, वो कुछ बात करना चाहते थे अम्मा से, यानी कि हमारी नानी से। तो उस समय बहुत उसमें डिस्टर्बेंस आ गई थी। जबकि व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज़ टॉकिंग, जब हेड ऑफ द स्टेट इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन, तो लाइन्स इस तरह डिस्टर्ब होती नहीं, वो कर करके बहुत आवाज़ आने लग गई। तो अम्मा ने बोला कि देखो ये बहुत डिस्टर्ब कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने हमारे मामा को फ़ोन दिया कि आप क्या कहते हैं तुम बात करो। उस समय कुछ आवाज़ क्या कहते हैं थोड़ी बहुत क्लियर हो गई। उन्होंने ऑल क्या कहते हैं उन्होंने उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा कि क्या रिएक्शन है। तो ये हमारे फ़ादर से पूछा था। आखिर में उन्होंने हमारे फ़ादर से बात करी। और हमारे फ़ादर का घर का नाम रामजी था, और पेट नेम, वैसे उनका नाम था विजय नाथ सिंह। तो उन्होंने बोला कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो फ़ोन उनको दिया गया, मैं पूछा तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं देखिए इन्होंने राम मनोहर लोहिया जी ने इसका क्या कहते हैं विरोध करा है ताशकंद डिक्लेरेशन का, और अटल जी का भी इसमें विरोध है। और वो लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका स्वागत, उन्होंने बोला है कि हम लोग काले झंडे से करेंगे। तो उन्होंने कहा अरे ये तो कोई बात नहीं, ये तो ऑपोजिशन का काम है, और उनकी भी बात हम सुनेंगे। लेकिन जब मैं अपने साथ कुछ ऐसी एक चीज़ लेकर आ रहा हूँ,
जब देश और जनता उसको देखेगी, उनके सामने जब मैं रखूँगा, तो वो सब कुछ भूल जाएँगे ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में। उनको कोई आपत्ति नहीं होगी ताशकंद डिक्लेरेशन से और जो समझौता हुआ है। उन्होंने फिर फाइनली हमारे फादर को बोला कि जो प्लेन आ रहा है, उसमें सुबह का जो प्लेन आएगा काबुल। अब देखिए उनके उनके टूर में काबुल नहीं था। किसी कारणवश उन्होंने बोला कि हम पहले काबुल पहुँचेंगे, फिर काबुल से हम दिल्ली आएँगे। तो जो प्लेन काबुल जा रहा है, उसमें कहते हैं हम जो नेशनल डेलीज़ हैं, उनको रखवा देना, जिसमें कि हम कहते हैं वो सब अखबार पढ़ सकते हैं आते वक़्त। तो ये थोड़ी देर की बात हुई, उसके बाद अ, ज़ाहिर है कि कहते हैं कुछ बातचीत हुई होगी, लोगों को खबर हो गई होगी कि उन्होंने फैमिली में ये बात करी है कि कोई ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा लिंक अप करें तो लगता है कि थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। फिर उसके बाद अ, यानी कि फिर एक फ़ोन आया कि आप प्रार्थना करें उनकी अ, सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए। इससे कमोशन तो हो ही गया घर में। काफ़ी अफ़रा-तफ़री हो गई घर में। इमोशनल थोड़ा सब यानी काफ़ी हो गए सब लोग। अ, उसमें क्या कहते हैं हमारी नानी अपना संयम बनाई हुई थी। हमारे फ़ादर भी संयम बनाए हुए थे और फिर उसके बाद जो फ़ोन आया उन यानी कि विदिन मिनट्स यानी कुछ अ यानी कि हमको लगता है जो मुझे याद पड़ता है जो बात हुई है, बात होने के और 20 मिनट के अंदर-अंदर उनकी डेथ हुई है। जी। तो ये अ, मेरे दिमाग से ये बात अभी तक यानी कि मैं इस चीज़ को भुला नहीं सका हूँ। इस चीज़ को आज तक नहीं भुला सका हूँ और हमको जो लगता है कि कहते हैं क्योंकि कन्वर्सेशन कुड बी हर्ड बाय एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, बाय वेरियस एजेंसीज़ और उस वो तो ज़माना ऐसा था कि देयर वाज़ अ बिग ग्लोबल डिवाइड जिसको बोलते हैं। एक ग्लोबल डिवाइड था कि कुछ केजीबी के कंट्रोल में कुछ कंट्रीज़ वो केजीबी अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहती थीं और कुछ एरियाज़ में सीआईए अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहती थी, यानी कि अमेरिका यूएसएसआर का गेम था उसमें। अब क्या इसमें षड्यंत्र हुआ है? बहुत सारे क्लूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल हो सकता है, नेशनल आई डोंट रूल आउट डोमेस्टिक पावर्स आल्सो वुड हैव प्लेड अ रोल। सो दैट इज़ इट। ये तो याद है फिर बॉडी आई थी नेक्स्ट डे एकदम छाती तक बिल्कुल काला। आपकी आवाज़ एकदम से कम हो गई। अच्छा सॉरी, तो एकदम से नहीं, मुझे लगता कहीं केजीबी यहाँ भी नहीं सुन रही हो। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि क्या कहते हैं थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता हूँ जब भी मैं बात करता हूँ तो इसलिए थोड़ा-सा वो सॉरी। अ, लेकिन ये ज़रूर है कि क्या कहते हैं जब बॉडी आई थी तो जी। आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी हिज़ बॉडी और वो तो ख़ैर बाद की बात है लेकिन पहले सबसे पहले तो चेहरा, उनका चेहरा इतना कोमल, मुलायम और छोटा-सा था, पिंक कलर का। उनका कम्प्लेक्शन पिंक कलर था हुँ, हुँ, हुँ। और वो नीला एकदम नीला, काला और हार्ड उसमें जैसे व्हाइट स्पॉट्स के साथ में और मुँह से नाक से खून निकल रहा है। हुँ, हुँ। उनके जो चादर थी पीछे खून गर्दन के पास और क्या कहते हैं समझ में नहीं आया क्या है और चेहरा एकदम सूजा हुआ,
एकदम सूजा हुआ चेहरा। जी। और फिर उसके बाद बॉडी जब रखी गई तो हमारी नानी ने, अम्मा ने, शास्त्री जी की वाइफ ने करा क्या, एक कटोरी में घी लिया और उस घी को उनके होंठ पे लगाया, और होंठ पे लगाने के बाद उस घी को उस होंठ से उठा के कटोरी में ही केक ने मिला दिया। वो जो घी था एकदम नीला, डार्क कलर का, नीला काला वॉटेवर, और एकदम हार्ड हो गया। अच्छा, वो घी भी हार्ड हो गया, काला हो गया। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो उनके और शव का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, रिक्वेस्ट करा था फैमिली ने, ललिता जी ने भी करा था, नानी ने, लेकिन उसको खारिज कर दिया रिक्वेस्ट को। भारत बड़ी की अजीब बात है कि प्रधानमंत्री की संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु हो जाए और पोस्टमार्टम भी ना हो। ये निर्णय किस स्तर पर लिया गया? ये तो हाईएस्ट लेवल पे था। उस समय जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, नंदा जी, उन्होंने लिया है। और कौन कौन थे, आई कांट से, बिकॉज आई वुड नॉट नो, बट आई एम क्वाइट श्योर बाकी लोग बड़े बड़े डिग्निटरीज रहे होंगे जो जिन्होंने इस स्तर पर क्या बातचीत करी होगी। यही बोला गया कि इट विल बी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, यानी कि आपका प्रधानमंत्री मर जाए, उसका पोस्टमार्टम नहीं करें, ऑटोप्सी ना करें बॉडी। कमाल है। और जबकि वहाँ पे बाद में पता चला है, और अनुज जी ने भी इसका जिक्र करा है अपनी किताब में, कि वहाँ पे भी कैट ने रिक्वेस्ट करा था रशियन गवर्नमेंट ने कि हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तब उन्होंने वहाँ पे कैट ने हमारे जो इंडियन एम्बेसडर थे, टीएन कॉल, श्री टी एन कॉल, त्रिलोकीनाथ कॉल, टिक्कू कॉल जी, उन्होंने इस चीज को मना करवा दिया कि साहब बॉडी डिफाइल हो जाएगी हिंदू धर्म के हिसाब से, माय गॉड। हिंदू संस्कृति के हिसाब से। तो अब आप यहीं से, यानी कि, और कहते हैं, और सबसे बड़ा डाउट तो अब ये होता है कि अनुज हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस फील्ड, और इन्होंने आरटीए भी डाले थे, जिसका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैड रिस्पोंडेड saying that under section 8 or something like that of the RTI Act, ये इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट कैन बी, यानी कि ये सोशली, यानी कि नेशनल लेवल पे सोशल अपीवल हो सकता है, देयर कैन बी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट्स, सो माय डाउट्स गेट कंफर्म्ड from this response of the Prime Minister's office. चलिए हम चलते हैं अनुज जी के पास में। अनुज जी, आपने इस पर काफ़ी शोध किया है, और जैसा कि संजय जी बता रहे हैं, ये तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, डायरेक्ट एविडेंस। तो ये जो संजय जी कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ लाने वाले थे जिसको लेकर लोग ताशकंद समझौते को भूल जाते, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उससे पहले मैं हल्का सा ऐड कर दूं कि जानने वालों को ये सुन के दुख भी होगा, लेकिन कि शास्त्री जी की माता जी भी उस टाइम पे थी। उनकी, शास्त्री जी की माता जी जिंदा थी, वो उनके 9 महीने बाद गई हैं। तो ये जो घी लगाया था मुंह पे और पैर के नीचे जो नीला पड़ गया था, तो उनकी वेदना थी, उन्होंने बोला कि मेरे बेटवा को जहर दे दिया। ये शास्त्री जी की माँ के शब्द थे उस टाइम पे। ये इशू जो है ये बड़ा डार्क एरिया में है, क्योंकि इस तरह के एलिगेशन लगे हैं, इस तरह का लोगों ने स्पेकुलेशन किया कि वो शास्त्री जी जो बात कर रहे थे उसमें सुभाष चंद्र बोस का कुछ मेंशन था।
नेताजी के परिवार के लोगों ने ये बात बोली है कि जब, क्योंकि शास्त्री जी फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस, नेताजी की सबसे अच्छी मूर्ति आपने देखी होगी, आपने कलकत्ता में आप गए हैं सर, आपकी शायद पोस्टिंग वहाँ पे थी, वहाँ पे सबसे अच्छी मूर्ति उनकी रेड रोड पे नहीं, है मेरी वहाँ पे। पोस्टिंग नहीं थी, मेरी स्टडी हुई है कलकत्ता में। सर ठीक है, तो रेड रोड पे आपने मैदान में देखा होगा, वो नेताजी की मूर्ति लगी है वहाँ पे रेड रोड जी, पे। तो वो जी। सबसे अच्छी मूर्ति मेरे ख्याल से उनकी भारत में उसमें से एक है। तो वो शास्त्री जी के टाइम पे ही लगी थी वो मेरे ख्याल से। तो उन्होंने पता नहीं क्यों 1965 में या तो दिसंबर में गए हैं, या हाँ दिसंबर में चले गए थे वहाँ पे वो। तो पॉइंट ये कि 23 जनवरी तो नेताजी का जन्मदिन होता है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते थे, लेकिन वो दिसंबर में चले गए और उन्होंने वहाँ पे मूर्ति को अनवेल किया करके। वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन नेताजी के परिवार के लोगों ने बोला है कि उन्होंने उनको बोला था प्राइवेटली कि मैं रशिया जाऊँगा तो वहाँ जाके बात करके आऊँगा उनकी। बट इतना, इससे ज़्यादा तो खैर और मुझे कुछ स्पेकुलेशन करने के लिए नहीं है। हाँ, वो एक अलग इशू है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि शायद मतलब कुछ कथन लोगों के आ रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी तो खैर चेंज नहीं हुई थी, लेकिन शास्त्री जी प्राइवेटली लोगों को ये बोल रहे थे कि सुभाष बोस जीवित है। तो उस पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात, लेकिन उनको डायरेक्टली उससे लिंक करना ताशकंद वगैरह से, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वहाँ का उसका मुझे कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मोटा मोटा से आपको मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, और आप सोचिए कि अगर ये डिटेल शास्त्री जी से जुड़ी ना हो करके किसी अर्बन नक्सल या इस्लामिस्ट के बारे में होती तो कोर्ट कचहरी क्या करते हैं। वो डिटेल ये है कि एक जगदीश कुडेशिया नाम के व्यक्ति थे जिनको संजय जी जानते हैं। जगदीश कुडेशिया जी जाने माने कांग्रेस के नेता थे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे। और कुदेशिया जी खाते पीते घर के लोग हैं, ऐसे कुछ हो नहीं, मतलब अभी भी उनकी फैमिली है, दिल्ली में अच्छा बड़ा मकान है। तो कुडेशिया जी कांग्रेस प्रदेश के चीफ थे और शास्त्री जी के बड़े लॉयल थे वो। उन्होंने काफ़ी, मतलब 90 के दशक तक चिट्ठियां लिखते थे। ये जो बता रहे हैं संजय जी बात की बॉडी की हालत ये थी, वेंकटरमन को चिट्ठी लिख रहे हैं उसको ले, वो सारी जिंदगी वो आदमी लड़ता रहा शास्त्री के लिए, उनका बहुत खासम खास था। संजय जी कैन वॉच फॉर इट। जगदीश जी कुडेशिया जी जो थे, वो जो पूरा मुहिम खड़ा हुआ, अभी मुझसे बात करेंगे करते करते, तो नेताजी पे जो डेथ कमीशन बना था, इंक्वायरी कमीशन, जीडी खोसला आयोग, उस पे वो गवाह के तौर पे आए। अब कोई आदमी स्टेटमेंट देता है मीडिया में, वो एक अलग कहानी है, जैसे आपको मैंने, या कोई प्राइवेटली बोलता है, लेकिन ये तो कचहरी, कोर्ट कचहरी के सामने, मतलब कमीशन के सामने ऑन ओथ उसने स्टेटमेंट दिया। किसी एरे गैरे ने कोई भी स्टेटमेंट उल्टी सी दी है मोदी जी के खिलाफ में बिफोर नानावती कमीशन, उसको आज तक ये लोग लेकर ढंडोरा पीटते हैं पूरे ट्विटर फेसबुक के अंदर कि साहब गवाह ने ये कहा था। तो मैं आपको गवाह सुनाता हूँ, जगदीश कुडेशिया जो कांग्रेस, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे, वो कोई आरएसएस का आदमी नहीं था। उसने बहुत 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 घबराने वाली बातें उसने अपनी स्टेटमेंट में दी है, उसने वहाँ पे को जज के सामने दी है। जज कुछ नहीं बोल पाया, जबकि वो जज बहुत चालू था और वो खिलाफ में था इस चीज़ के। वहाँ उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि 1962 के आसपास जब चाइना की लड़ाई हुई थी विश्व में, तो मैं शास्त्री जी के पास में जाया करता। शास्त्री जी ज़माने में गृह मंत्री थे। गृह मंत्री, इसको रिपोर्टें आती हैं इंटेलिजेंस वगैरह की। तो कब ये सुना था कि नेताजी के जीवित होने की बातें आ रही हैं। एक तो उसने ये बात बोली। दूसरी बात जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और वो ये विषय है कि जिन पंडित जी की जब डेथ हुई है इस दिन, और आपको संजय जी मालूम होगा, पंडित जी की डेथ हुई तो पूरा देश, दिल्ली में लाखों लोग सड़कों में आ गए थे। मैंने सुना, आपने मामा से सुना, डैडी से सुना, आपने, लाखों लोग सड़कों में आ गए थे। तो पंडित जी को शमशान में, वहाँ वो राजघाट के पास में जो करने गए थे, जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो गाड़ी में जगदीश कुडेशिया जी बैठे थे शास्त्री जी के साथ में। नाउ प्लीज पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज करंटली रनिंग द गवर्नमेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, और उसके पीएम बनने के बहुत चांसेस ब्राइट थे। और 1964 में सुभाष चंद्र बोस को मरे हुए 24 साल हो चुके हैं, ठीक है, और ये आदमी पहले देश का गृह मंत्री रह चुका है। उन्होंने बाहर दिखा करके, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन क्या की, देखो कितने लोग बाहर आ गए सड़कों में, कितने लोग इकट्ठे हो रखे हैं। सडनली ये वर्ड ड्रॉप कर दिया कि ऐसे ऐसे खबर आती है कि नेताजी आने वाले हैं, तो ऐसे ही लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। I consider this thing to be very, very, very serious for some other reasons which I will disclose in future. Okay, in fact, let me give you a hint. उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा का स्टेटमेंट है कि कू अटेम्प्ट होने के चांसेस थे बीच में यहाँ पे, पंडित जी के मरने के बाद में। तो ऐसे इस तरह के बखेड़े इसके अंदर सुनने में अजीब अजीब बातें लोग बोल रहे हैं। एनीहाउ, वो अब मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद उसने ये बात बोली कि शास्त्री जी जो चाहते थे, जिस बात से सुन के बहुत खौफ होता है, जो शास्त्री जी चाहते थे कि सुभाष बोस का इशू सेटल होना चाहिए, अगर वो जीवित रह जाते तो इसको सेटल कर देते। ये स्टेटमेंट जो है, ये कांग्रेस के बड़े नेता ने खोसला कमीशन के सामने ऑन ओथ पे दी है।
उसमें कुछ बातें संजय जी ऐड कर सकते हैं। इनकी माता जी की जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री शास्त्री से नेताजी के बारे में, वो बता सकते हैं, और एक मुद्दा अलग हो जाएगा वो। जी। और यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सर अगर ये जो डिटेल हम आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये लाल बहादुर शास्त्री से ना जुड़ी होकर के किसी अर्बन नक्सल से या इस्लामिस्ट के साथ जुड़ी होती, तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि कल सुबह वाशिंगटन में हंगामा कर देंगे भारत के लोग। बवाल मच जाएगा, पूरा बखेड़ा मच जाएगा। कह रहे हैं इन्होंने जज लोया वाले केस में इन्होंने क्या हरकतें की थी इन्होंने, कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, आपने वो कर दिया, मार दिया लोगों को। अरे सारी तो रिपोर्टें होगी, सब एविडेंस है, पोस्टमार्टम होगा, सब कुछ हो गया। आपने देखिए इन लोग की स्टेटमेंट उन्होंने क्या दी थी, इन्होंने सिब्बल एंड कंपनी ने। आप लोग तब कहाँ गए थे? आप लोग, आपने पोस्टमार्टम नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया आप लोगों ने। ये वही कांग्रेस के लोग हैं, जब ई अहमद जो हमारे वो मुस्लिम लीग के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो ये स्टोरी फ्लोट कर दी कि साहब गवर्नमेंट ने उनकी डेथ डिक्लेयर नहीं की क्योंकि हमारा वो कोई पार्लियामेंट का सेशन बंद हो जाएगा। फिर कहते उस पर इंक्वायरी करवाओ। अरे हर डेथ पे आप इंक्वायरी करने को राजी है? इसमें आप लोग की जबान बंद है आप लोगों की। तो इसमें बहुत सारे मतलब एक के बाद एक पेज निकल के आ रहे हैं, और सरकार झूठ बोल रही है पार्लियामेंट के अंदर। सर कैन यू बिलीव दैट? आई गिव स्मॉल एग्जांपल। संजय जी ने बात बोली है, अगेन मैं आपको कांग्रेस के नाम सुनाता हूँ। ये आज ये बोल नहीं सकते कि हम लोग जो है ना कोई बीजेपी का एजेंडा लेके मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं। एमपी भार्गव थे, कांग्रेस के नेता थे। पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हुई। अब क्योंकि शायद लोहिया जी के और अटल जी के दिल में ये भोज था, क्योंकि वो दिल के वो बहुत जैसे भी हों, वो अलग किस्म के लोग नेता थे, लोहिया जी भी और अटल जी भी। तो इन दोनों ने ही पार्लियामेंट में जब उनकी ऑब्चुरी पड़ी गई है शास्त्री जी की फरवरी सन 66 में, उन्होंने ही ये शक जाहिर किया कि कुछ गड़बड़ है। अब अटल जी ने बात बोली कि वो दूध का गिलास उन्हें किसने दिया, वो और शक की सुई आ रही थी कि वो जो हमारे टीएन कॉल साहब का जो कुक था, ऑफिशियल कुक था सरकारी, मोहम्मद जान, उसका उन्होंने इंडिकेशन दिया, जो हिंट इनको फैमिली से मिला था उनको। बोला उनके कमरे में फ़ोन क्यों नहीं है, वो क्योंकि वो जो सरकारी उसके हिसाब से जो थी कि शास्त्री जी को चल के जाना पड़ा था दूसरे कमरे में। तो क्यों ऐसा उनके कमरे में फ़ोन क्यों नहीं था? क्यों उस आदमी को, आपको मालूम है कि आदमी हार्ट का पेशेंट है, उसको 2 हार्ट अटैक पहले हो चुके हैं, तो कम से कम कमरे में फ़ोन होना चाहिए। अब वो उस आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, वो चल करके जा रहा है दूसरे कमरे में, तो वो तो बेचारा वैसे ही नहीं बचेगा। तो सरकार ने, और एक भार्गव साहब ने स्टेटमेंट दी कि हमें खबर लगी है कि रूसियों को शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है इसमें, और उन्होंने पोस्टमार्टम ऑफर किया था और आप लोगों ने मना कराया। ना सरकार के जवाब देखिए कैसे ये लोग उस समय गोलियां देते थे बैठ करके। उन्होंने कहा जी उस पर तो उनके स्वीट में 3 फोन रखे हुए थे, 3 फोन रखे थे। एक बजर फोन था, अगर उसको बजर को फोन को उठाएंगे तो घंटी बजेगी और डॉक्टर साहब वो जो सब लोग आ जाएंगे। शास्त्री जी ने पहले यूज किया था वो, अब मुझे ही नहीं, हमें नहीं मालूम उन्होंने क्यों यूज नहीं किया इसको। अब उनको ये नहीं पता कि सन 66 में भारतीय जनता को क्या पता भैया स्वीट में और रूम में क्या फर्क होता है। वो तो आज भी 90% लोगों को स्वीट के स्पेलिंग देख के नहीं मालूम चलेगा कि स्वीट का मतलब क्या होता है, कि 5 स्टार होटल में स्वीट का मतलब होता है 3 कमरों का एक वो पूरा लॉट होता है पूरा। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कमरे में फोन नहीं था, आप कहते थे स्वीट में फोन था। भाई वो तो हम भी कह रहे हैं, आप कमरे में था कि नहीं था, फिर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आप स्वीट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वर्डों को फिर कर रहा है। नो, इस पे उन्होंने जो यहाँ का झूठ, कई झूठ पकड़ेगा लेकिन ये झूठ था कि भार्गव की जो स्टेटमेंट थी कि रशियंस ने ऑफर किया पोस्टमार्टम और आपने मना किया। सर ऑन द फ्लोर ऑफ द राज्यसभा, मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे सेड कि हमें कुछ नहीं पता, रशियन ने कोई ऑफर नहीं किया हमारे को। नाउ द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, if I am getting it right, it was LP Singh who was the Home Secretary, ललन प्रसाद सिंह, ICS से मेरे ख्याल से, बिहार के बड़े जाने माने ब्यूरोक्रेट। आई थिंक आपने उनका नाम सुना होगा, अगर मिले भी होंगे फिर तुमसे आप उनसे। LP सिंह जी ने 1990s में अपनी किताब लिखी, और LP सिंह was present in Tashkent, he was there, the Home Secretary was there, the Foreign Secretary was there, everybody was there. Now please, now the problem is कि LP Singh is supporting the government line in his book, but I think by mistake he writes कि रशियन से ऑफर किया था हमको पोस्टमार्टम। That means you lied on the floor of the house 20 years ago. तो उसमें एक और डायमेंशन निकल के ये आ रही है कि पहले हम लोग का मानना था, जब जिसको केस के बारे में पता नहीं है, कि शक तब पैदा हुआ है उनकी डेथ, क्योंकि रात को 1 बजे उनकी डेथ होती है हमारे टाइम के हिसाब से, वहाँ 1:30 बजे थे, और उसके बाद में सुबह 8 बजे वहाँ से उन्होंने जहाज भेजा है। जहाज मेरे ख्याल से, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं, 2 बजे 12 बजे के आसपास कहीं लैंड किया उसका, क्योंकि बहुत टाइम लगा था बालाम एयरपोर्ट से उनके घर तक लाने के लिए बॉडी को। और ये जो आजकल का 10 जनपथ है, जो हम जो फोटोग्राफ देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी की, वो 10 जनपथ में रखी हुई है।
क्योंकि जो आज का 10 जनपथ है वो शास्त्री जी का ऑफिस था और उसके साथ वाला घर उनका रेजिडेंस था जहाँ शास्त्री जी मेमोरियल है आजकल। तो ये जो फोटो हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट फेसबुक पे कि शास्त्री जी की बॉडी पड़ी है और घर वाले विलाप कर रहे हैं, वो 10 जनपथ की फोटोग्राफ है। संजय जी नोज दैट। तो कहानी वहां से स्टार्ट होती है कि जब ये बॉडी एयरपोर्ट पे आई है और हरी मामा इनके वहां गए थे, तो इनको वहां पे बॉडी के पास ये लोग नहीं आने देते थे। ऐसे देखो चतुर किस्म के लोग थे। अब कब तक रुकेंगे फैमिली वाले? तो वो जब वो गए हैं तो उन्होंने देखा भाई उसमें तो ये तो बॉडी ऐसे फूली हुई है। ललिता जी ने बाद में बताया कि इतनी हालत खराब थी कि जब स्नान करने के लिए ले गए थे तो बनियान को फाड़ना पड़ गया था। वो कट के मार्क, सारा खून खून यहाँ हो रखा है, ये कट वो कट, ऐसे ये कट यहाँ था पेट के नीचे और एक गर्दन के पीछे छेद था जिसमें से खून निकल रहा था। और सारे उनके कपड़े, उनकी टोपी खून में लथपथ थी। संजय जी के पास टोपी पड़ी है अभी तक। जैसे ही इन्होंने ये बताया, मतलब जब उन्होंने बॉडी को देखा है फैमिली के लोगों ने, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ है, फटाक से कोई आदमी आया, वो चंदन का वो लेप लेके वो मुंह में लगा दिया। अभी भी आप जो फोटो मैंने अभी कलर फोटो मैंने अभी ट्वीट की थी उसमें देखिए पीला 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 दिखाई, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं छिपा सके। Something was terribly wrong. I will tell you more about it. But right now, I will leave this point. सारे देश को मालूम था कि प्रॉब्लम है, ये बॉडी किसी हार्ट अटैक के बाद मरे हुए पेशेंट की नहीं है। ऐसे बॉडी काली नहीं पड़ती है सर्दी के अंदर। वो भी आप बाद में आपने दवा की बॉडी एम्बाम की है, और भैया एम्बामिंग करने में रूसी दुनिया सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। वो लेनिन की बॉडी को एम्बाम किया था, 1924 की बॉडी है, जाके देखो ऐसा लगता है कि आदमी कल मरा था। तो ये इस तरह के वहाँ ये जो पूरे निकल के आ रहा है वो बड़ा बड़ा डिस्टर्बिंग कि सबको नजर आ रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे देश की, हमारे उस जमाने की हेल्थ मिनिस्टर को नजर नहीं आया। आप जानते हैं कौन थी हेल्थ मिनिस्टर सर? आपको याद है? हु वाज द हेल्थ मिनिस्टर? डॉक्टर सुशीला नैयर, अमेरिका ट्रेन डॉक्टर। वो गांधी जी के साथ में एक्सपेरिमेंट में वो भी शामिल थी। इस तरह की जिन लोगों का मेंटल इलाज कराना चाहिए था, जो सिक मेंटेलिटी के लोग थे, वो कंट्री की बने हेल्थ मिनिस्टर। बताइए, ये भी इन्वॉल्व थी उसमें, ये भी थी, अमृत कौर भी थी। ये सारा का पूरा तिगड़मबाजी लोग की थी। वो तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका डिस्कशन करने का टाइम आ गया देश में। उसको नजर नहीं है वो अमेरिका से क्या डॉक्टरी करके आई थी, अब तो जिंदा नहीं है। आई विल गिव यू मोर डेटा अबाउट इट, बट द पॉइंट इज दिस इज व्हाट हैपेंड। सो दिस इज सो ब्लेटेंट कि दे वर लाइंग थ्रू देयर टीथ। पार्लियामेंट में सब मेंबर्स ने सवाल पूछे, सिवाय कम्युनिस्टों को छोड़ के सब लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, सब लोगों ने सवाल उठाया कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट का एक ही स्टैंड था कि हमें कोई शक ही नहीं है, हमें कोई डाउट ही नहीं है। वी हैव नो एडवर्स रिपोर्ट अबाउट जान मोहम्मद, वी हैव नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद, व्हाई शुड वी इंक्वायर? दैट वाज द रीजन दे डिडंट इंक्वायर इनटू इट। और बाद में निकल के आ रहा है कि साहब वहां तो प्रॉब्लम है बड़ी जबरदस्त, बट बाय विच टाइम इज टू लेट टू डू एनीथिंग। So this subject has not been understood by people of this country so far. We have all known about it. We have grown up hearing about it in bits and pieces. But when you connect these dots, well, I'm sorry to say that we have always been thinking that our first prime minister who was assassinated when the PM was in office is Mrs. Indira Gandhi. Now it seems to me now that on the basis of what I have learned and what I have gathered, it's probably Shastri Ji was unfortunately the first victim. And yet there is no seriousness. जी, जी। आपने विषय उठाया नेताजी के बारे में, और ये भी कहा कि परिवार में उसकी जानकारी कुछ न कुछ रही होगी। संजय नाथ जी, आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? देखिए, ये विषय कई दफे उठाया गया। हमारी मदर ने भी पूछा था कि बाबूजी ये बताइए कि नेताजी क्या लाइव हैं, जिंदा हैं, कहाँ पे हैं? तो शास्त्री जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो झूठ नहीं बोलते थे, और जब वो सच भी नहीं बोलना चाहते थे तो उनकी एक हैबिट थी, वो अपने क्या कहते हैं, दाएं हाथ से अपने सर को ऐसे से खुजलाते थे। तो वो उन्होंने बस ये करके मुस्कुराते हुए चले गए, यानी कि ही अवॉइडेड द क्वेश्चन। तो ये इंसिडेंस जो है, हमारी मदर ने कई दफे हमको दोहराया इस चीज को, और हम लोग को हमेशा ये लगा कि नेताजी शायद जीवित थे, ही वॉज वेरी मच अलाइव। और
हमको तो यहाँ तक लगता है कि बाद में जो हमने सुना है उसके हिसाब से तो 1980s तक तो थे ही जीवित और हिंदुस्तान में ही थे, जो मुझे खबरें सुनने में मिलती हैं। खैर अब वो एक विषय है। अनुज जी ने एक ने बात की जो पार्लियामेंट में झूठ बोला गया शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड। मैं ताशकंद गया था शास्त्री जी की डेथ के बाद जी तुरंत नहीं, समझ लिए कुछ महीने बाद ये न्योता आया था कि एक ने यूएसएसआर की गवर्नमेंट से वहाँ के प्रीमियर आए थे कोसीजन साहब, तो वो घर पे भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई हम लोग की। तो उन्होंने पूरे परिवार को, नानी को, हम सब लोग को बुलाया वहाँ पे ताशकंद। तो हम लोग सब गए थे, हम भी थोड़े ताशकंद गए और नानी के साथ जब हम लोग कहते हैं वहाँ पे होटल में रुके, जिस होटल में पहले उनके रुकने का इंतजाम करा गया था, जहाँ पे आईसीसीयू का भी एक वहाँ पे क्रिएट करा हुआ था, क्योंकि दो हेड्स ऑफ स्टेट, फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट वे गोइंग टू स्टे देयर, तो कोई भी एक्सीजेंसीज हो सकती हैं, तो उन्होंने वो इंतजाम करा हुआ था। और उससे कुछ दिन पहले सरप्राइजिंगली हमारी जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, वो जो थी वो वहाँ पे सुनने में ही आता है, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है कोई, कि वो गई ताशकंद और उन्होंने ये बोला बहुत सिंपल आदमी है, वो 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे। और उनके साथ में हमारे एम्बेसडर भी थे और वो लोग वहाँ पे गए और उनका कहते हैं रहने का जो इंतज़ाम था, वहाँ से करीब 21-22 किलोमीटर और आगे एक उसमें डाचा में करा गया। डाचा बोलते हैं विला को, और उस विला में जो कैकने साहब उनका कमरा था, जो मुझे अभी भी याद है, घुसते थे, गैलरी सी थी, एक कमरा था उनका बेडरूम के बाद एक और रूम था, और मैं कहता 4 या 5 कमरा छोड़कर एक स्टडी रूम सा था, जहाँ पे शास्त्री के आपने देखिए एक लास्ट पिक्चर शैडो टाइप की बाहर से, तो उस कमरे में फोन था, उस कमरे में फोन था, उनके कमरे में नहीं था। तो कम से कम एक अगर उनको कोई कठिनाई होती, कोई हार्ट अटैक होता है या कुछ इमरजेंसी होती, तो उनको कम से कम नहीं तो 4 या 5 कमरा क्रॉस कर तब वो फोन उठाना पड़ता। उनके कमरे में बेड के पास या कहीं पे भी बजर नहीं था। और यहां तक झूठ बोला गया कि साहब वो तो अगर चाहते तो खिड़की खोल के भी किसी को बुला सकते थे। खिड़की कहाँ से खोलते, बर्फ पड़ रही है चारों तरफ, आदमी जो बीमार है वो खिड़की इतना सोचेगा खोल के बुलाएगा? इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, साहब उसकी सिटकनी के इतना खोलेगा कोई? और बुलाएगा किसको बुलाएगा? वहां पे सिपाही होगा कहीं पे दूर पे, सिपाही को बुलाएगा जिसकी भाषा वो जानते नहीं। और इनका स्टाफ जो है कहाँ पे रह रहा है, 22 किलोमीटर दूर। अगर वहां से उनका डॉक्टर भी आएगा तो साहब आधा घंटा तो लग ही जाएगा कम से कम। ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा जी। जिन्होंने कहा था वो शास्त्री जी को बाद में उनको कौन सा वो पूछा था बाद में जब वो पीएम बन गई थी, तो शी सेड ही वाज डिड नॉट हैव अ मॉडर्न आउटलुक, ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू, he was a man of superstitions, full of superstition. He was not full of superstition. Sanjay ji can tell me, he was not a very religious person, if I'm not correct. Not at all. Most modern man. He was a modern man. He was not superstitious at all. Not at all. वो तो कहते हैं रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे। जब शादी भी हुई उनकी तो he refused a पंडित। बोलते हैं पंडित क्या मंत्र पढ़ेगा, जो मंत्र पढ़ना है वो हम खुद ही पढ़ लेंगे। संस्कृत के विद्वान थे वो, शास्त्री थे।
सर एक संजय सर, एक और बड़ी खराब बात है जो मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे आ गई है, मुझे नहीं पता वो हालांकि मैंने जो जजमेंट देना अपनी किताब में दे दिया, पर मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ बात आपके थ्रू यू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू द सेशन टुडे। राज नारायण ने बहुत मुद्दा ये उछाला पार्लियामेंट में, सबने उछाला, राज नारायण भी थे और भी लोग हैं, अभी हम डिस्कशन करेंगे और लोग के बारे में। सरदार पटेल के लड़के ने बहुत उठाया इस मुद्दे को, उसका तो नाम हटा दिया गया पूरे नैरेटिव से। तो राज नारायण जी ने ये बोला है राज्यसभा में, मैं उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में लग गए हैं, मेरे शब्द नहीं है, डोंट टेक, आई एम नॉट कोटिंग, आई एम जस्ट कोटिंग दी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग रिकॉर्ड्स पब्लिश्ड वॉल्यूम, सबको मालूम है वो आते हैं हमारे छप करके आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे बोलती फिरती हैं कि वो हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया और मैं तो ऐसी रह गई। नहीं, हम देखते रहे, हमारे घर का प्रधानमंत्री, हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन जाए और हम देखते रह जाएंगे। मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में तो ये वाला लिखा है कि उन्होंने राजनारायण ने जिनके वर्ड्स कोट किए कि वो ऐसे बोलती हैं कि वो हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसी रह गई। सर इस लेवल की ये बात है, उसके बावजूद देश में कोई, अगर वही, मैं आपको बार बार, मैं रिपीट करता रहूंगा कि अगर ये डिटेल्स जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये डिटेल किसी अर्बन नक्सल के बारे में होती तो बवाल मचाता पूरे देश के अंदर सुबह तक उठते उठते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि अभी तो हमने शुरुआत ही की है सर, अभी तो बहुत है सर मसाला। तो इब्तिदाए अभी तो है सर, अभी तो इस पे तो अभी तो ये सब फैक्ट्स हमने और अनुज ने बहुत डिस्कस करे, और हम लोग आपस में बैठ के हम लोग ने बहुत कागजात भी देखे, और अनुज तो खैर किताबी कीड़ा है, घुस जाते हैं तो कहते हैं एक एक पन्ना निकाल के ले आते। सर सिर्फ किताबी किताब नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमने सर, मैं लेक्चर देने गया था मैं अपने वडोदरा में, और मैंने जनता से पूछा, हॉल बड़ा हॉल है वहाँ जो एमएस यूनिवर्सिटी का, कि आप लोगों ने कभी दाहिया भाई पटेल का नाम सुना है? नोबडी न्यू अबाउट इट। और इनफैक्ट गुजरात समाचार में खबर है, आज उन्होंने फिर से ट्वीट किया, उसके जो करस्पॉन्डेंट है उसने, खबर आई है फ्रंट पेज पे बाद में इसके बारे में। तो ये वडोदरा में लोगों को दाहिया भाई पटेल का नहीं पता आज के ज़माने, कि दाहिया भाई पटेल सरदार पटेल के सुपुत्र थे, उनके इकलौते लड़के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, शास्त्री जी वाले केस में बहुत एक्टिव थे। और मैं कहता हूँ कि मैंने एक किताब उनकी शास्त्री की डेथ के बारे में लिखी, जो पहली किताब है, मेरे से पहले किसी ने और बाद में डेथ पे फोकस कर किताब नहीं लिखी, जिसमें सब डेटा आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मुझसे पहले जो व्यक्ति जिसने स्टार्ट किया था काम, और जिनका काम मैं आगे लेके जा रहा हूँ, वो है दाहिया भाई पटेल। दाहिया भाई पटेल ने 1970 में एक बुकलेट निकाली, बुकलेट नहीं, 80-90 पेज की होगी, उसका टाइटल था वॉज शास्त्री मर्डर्ड, दिस इज सरदार पटेल सन राइटिंग, एंड इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और कई बार सुना उनके बारे में कि उनको पिताजी ने कभी बोला था कि मेरे नाम का मिसयूज नहीं करना आपने कभी, तो उसने पिताजी का नाम इतना नहीं लिया कि आज लोगों को ये भी पता नहीं कि सरदार पटेल का लड़का भी था। मनी, उनकी बहन मनी की, आपको सबको पता है, मनी बहन का मालूम चल जाता है, बट आप अगर फोटोग्राफ सब देखेंगे ना, तो मनी बहन के सामने देखिए एक आदमी और खड़ा जिसकी शक्ल मनी बहन से मिलती है, वो उनका भाई है, दाहिया भाई पटेल। उन्होंने किताब लिखा कि वॉज शास्त्री मर्डर्ड, उसमें उन्होंने साफ एलिगेशन लगाया कि उनको मारा गया, और बॉडी में स्टमक वॉश किया गया है। ये जो इसको ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने बॉडी को एम्बाम नहीं किया, उन्होंने कहा उन्होंने ये टेलीटेल साइन रिमूव करने के लिए उन्होंने बॉडी को एम्बाम, स्टमक वॉश की चीज़ें निकाली इन्होंने, ताकि वो ना लगे, और उन्होंने भारत सरकार को ब्लेम ठोका। और ये बुकलेट मुझे भारत में कहीं नहीं मिली, मैंने बड़ी लाइब्रेरियाँ ढूंढ ली, मैं गया दिल्ली की शास्त्री भवन लाइब्रेरी में, जो आपकी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, शास्त्री जी के नाम पे है वो पूरा बिल्डिंग, वहाँ पे भारत सरकार की सारी प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं नेशनल लाइब्रेरी में गया, वहाँ पे ये बुक नहीं है, और बहुत मैंने छोटी बड़ी लाइब्रेरी देख ली, भगवान की दया से अमेरिका में मिल गई किताब मेरे को, मैंने इसको यूज़ किया अपनी किताब में। तो ये, लेकिन ये एक अपना पे बहुत बड़ा एक आज वो आपने है। एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें कोई 2 लोग जो हैं वो जब बहुत मुस्कुराते हुए खड़े हैं, जब शास्त्री जी की बॉडी जो है वो एयरपोर्ट पे आई है, तो वो भी कोई लिंकअप है? सर क्यों अगर मान लीजिए कि कोई, अगर ये घटना, मतलब उसमें मोदी जी अगर होते तो क्या होता? जैसे फॉर एग्जांपल कईयों ने मुझे बोला कि मैंने परसों फोटो ट्वीट की थी कि चाचा नेहरू किसी लेडी को सिगरेट पिला रहे थे, तो हाँ, मुझे पूछ लोग इसमें गलत, में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यही फोटो अगर मोदी जी की होगी तो गलत हो जाएगी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट।
तो प्रॉब्लम है कि वो फोटो में अगर अभी जो है वो ना होके कोई और होता तो क्या होता कि अब कोई कोई वहां पे उनकी डेड बॉडी आ रही है, वो बत्तीसी क्यों दिखा रहे हैं वहां जाकर के लोग? वो रशियन की शक्ल देखिए, वो अलेक्सी किसिगिन जो जिनका नाम ले रहे हैं, रशिया के जो उस टाइम पे 2 हेड थे वहां पे, किसिगिन और ब्रेजनेव, किसिगिन का शक्ल देखिए, वो ही इज लुकिंग सो क्रेस्टफॉलन, ही इज ब्रिंगिंग अ डेड बॉडी विद हिम. Prime Minister of country has died just 2 years after Panditji's death. Everybody and people were crying that day, on the streets. और वो बैठ के वो आपके वो दांत फाड़ रहे बैठ करके वहां पे. उसमें से एक तो आपकी बिरादरी का आदमी है सर, उसका नाम बताऊंगा आपको बाद में. मेरी बिरादरी का कौन आदमी है उसमें? एक तो पीएन मतलब अख्तर है आपकी वो उसमें, और आपकी दूसरे इंदिरा जी IAS हैं. दो तो दिख गए मुझके. सर्विस और आपकी कौन है सर, तीसरा? आपकी सर्विस वाले ही है मतलब. पीएन अख्तर है ना? नहीं नहीं, हस्कर तो उस टाइम पे एक्टिव नहीं हुआ था मैं, क्योंकि मैं कौन उसका है? त्रिलोकीनाथ कौल होंगे? नहीं नहीं नहीं, कौल साहब तो शायद उस टाइम पे मेरे ख्याल से मॉस्को में थे, और वो धर्मा तेजा भी शायद उनके साथ वहीं था उस टाइम पे. इसमें एक कैरेक्टर और भी है इस पूरी कहानी में, हाँ, धर्मा वो है तेजा का वो बहुत धर्मा अच्छा है। तेजा. और धर्मा तेजा अगर कभी किसी को बताना हो, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले उनको बताना पड़ता है कि बच्चे, आप समझते हो कि आपके टाइम पे बड़े गुल खिलते हैं, इस बात दिमाग से निकाल दो. वो तो नेहरू जी का दरबारी था, जो क्या बोलते हैं दरबारी उसको, था वो. दरबारी. जैसे जैसे कांग्रेस वाले अंबानी अडानी बोलते हैं ना मोदी जी के लिए, तो उसको सर हम उसको नेहरू तो जी का उन्होंने, अंबानी अडानी बोलते हैं. ही वाज ए न्यूक्लियर फिजिस्ट, एंड ही उसका न्यूक्लियर फिजिस्ट था. उसका फर्स्ट वाइफ वाज एन अमेरिकन एंड शी डाइड, पीपल से सम सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस. सेकंड वाइफ एंड ही वर, दे यूज्ड टू कम टू पंडित जी दरबार एवरी डे. एंड उसको किसने ट्रस्ट कॉर्पोरेशन खोला है. पंडित जी के शब्द थे उस जमाने में कि थोड़ा कुछ दे दो इसको, एंड दे गिव मी लॉट ऑफ मनी. देन उसके सारे लंदन, पेरिस, रोम सब जगह ऑफिस खुले, स्कैंडल्स हुए, एंड ही फ्लॉरिश्ड, एंड ही वाज ऑन वेरी गुड टर्म्स विद द फैमिली. Sanjay and Rajiv used to call him Uncle Teja. He was, I believe, Sanjay's guardian when he was in London. He took him to that Rolls Royce factory. वो जो मारुति की कहानी की जो स्टार्ट हुई थी कि वो संजय जी के दिमाग में था, जो संजय गांधी, नॉट न्यू टू संजय एक्चुअली, संजय एक्चुअली. The two एंड देन Sanjays story is like he was not on good terms with शास्त्री जी. उसके खिलाफ शास्त्री जी ने एक्शन लिया, करप्शन के चार्जेस थे. फिर जैसे मल्ल्या भागा है देश से, वो मल्ल्या का भी गुरु था वो. और उसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो शास्त्री जी से कैसे, शास्त्री जी ने कैसे उसको टैकल किया. कि शास्त्री जी से मिलने की, उसको कोई मिलने का टाइम होगा, मिलने गया होगा पंडित जी के जाने के बाद में, हर जगह अपनी बीवी को लेके जाता था. उसकी had a glamorous wife. तो मिसेस को लेके पहुंच गया साथ में वहां पे. शास्त्री जी टोल्ड हिम कि द अपॉइंटमेंट वाज फॉर यू, नॉट फॉर योर वाइफ. क्योंकि वो तो पुराने दरबारी हिसाब से वो चल रहा होगा मेरे ख्याल से. तो ये कहानी सर. तो उसका धर्मा तेजा का नाम खुल करके पार्लियामेंट में लोगों ने, इंक्लूडिंग मिस्टर अडवाणी, he was, धर्मा तेजा was a chum of टी एन कॉल. कॉल साहब आपको मालूम है किसके रिश्तेदार थे? तो आप जो सवाल आपने पूछा, मैं बात को खींचे कहीं और ले गया वो कि भी कॉल साहब दत्तात्रेय वहाँ नहीं थे. कॉल साहब शायद मॉस्को थे. में रह गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारा वो धर्मा तेजा वहाँ था मेरे ख्याल से उस टाइम पे. क्योंकि लोगों ने पूछा कि क्या धर्मा तेजा वाज देयर इन ताशकंद. No, sorry. The question was asked in parliament by many members of parliament, including Mr. Advani, कि was Teja in Moscow? Teja was not in Tashkent. That is the answer. No, was he in Moscow? He was not in Tashkent. That is not relevant. Because many people have tried to link Teja to this case. तो ओके. मुझे लगता है कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो वैसे जो फटाफट किसी भी चीज़ में जो है वो सुओ मोटो ले लेता है, यहाँ तो यदि पिटिशन भी की जाएगी तो वो कह देंगे जैसे कि कश्मीरी पंडितों का केस बहुत पुराना हो गया, वैसे ये भी केस बहुत पुराना हो गया, इसलिए इसमें कुछ भी अब करने की आवश्यकता नहीं है. और आखिरकार तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई, उसके बाद फिर और क्या चाहिए इस देश को? सर एक और मेरे को चीज़ याद है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो भी संजय जी बात कर रहे थे अपने, मतलब सर मतलब संजय दीक्षित सर, और संजय जी मतलब हमारे संजय नाथ सिंह जी. आज दो सितारों का मिलन हो गया, तो ये पता नहीं चल रहा किसको कैसे बोला है. तो संजय सर एक जितने संजय मिले उतनी महाभारत होगी. तो संजय सर ये था कि ओनली रिकॉर्ड कीपर्स और कुछ नहीं है.
महाभारत का संजय भी क्या था, संजय रिकॉर्ड उस महाभारत में ऐसा लिखा कि संजय शैल नो एवरीथिंग, देयर इज समथिंग लाइक दिस समवेयर। तो संजय सर हुआ क्या था कि क्योंकि अपने हमारे नीचे वाले संजय सर बोल रहे थे कि जो आपकी पैनल में नीचे है, मेरा मतलब वो ये कह रहे थे कि वो जो फोन में ना कट 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 हो रही थी करके, और उन्होंने भी ये बात बोली कि वो रिकॉर्डिंग करते थे। वैसे रिकॉर्डिंग करने में हम दुनिया के उस्ताद हैं, वो अलग कहानी है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे सुभाष वाले केस में। अब आप कहानी सुनिए, बड़ी अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि 1991 के अंदर 1991 में दिल्ली में सोवियत एम्बेसी की एक मैगजीन आती थी, सोवियत लैंड, आपको याद होगा। हाँ, 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 और बिल्कुल, वो बिल्कुल। सोवियत लैंड मैगजीन में एक आर्टिकल छपता है, उसको लिखने वाला होता है एक केजीबी का फॉर्मर ऑफिसर, और वो उसमें लिखता है कि हम लोगों ने वो कमरा बक करा हुआ था। तो दे वर लिसनिंग इन, तब उन्होंने मेंशन किया कि शास्त्री जी हाँ, के वो कमरा बग हो रखा था, वो करेंगे, वो तो हम भी करते हैं, उनकी बात नहीं, हम भी कौन से कम है सर उसमें, हम भी बड़े हमारे, हम तो उस्ताद हैं चीज़ों के। तो वो कमरा बग हो रहा था, जब वो कमरा बगिंग हो रही थी तो उन्होंने ये जब उसमें आर्टिकल में उसने लिखा, एंड प्लीज ये दिल्ली में सोवियत यूनियन की एम्बेसी की मैगजीन में छप रहा है कि जब शास्त्री को सीजर हुआ हमको मालूम चल गया। पहली बात तो ये सीजर वाली बात कहीं पे नहीं आ रही है ऑफिशियल अकाउंट के अंदर कि उनको सीजर हुआ था, वो तो कह रहे चल करके यहाँ गए थे, ये सीजर वाली बात तो कहीं आ ही नहीं रही है। हाँ, ललिता शास्त्री ने स्टेटमेंट दिया था बीच में कि वो पानी पीने के बाद में उनको कुछ सिर उनको घुमा था एकदम से, बिकॉज उनका वर्जन कुछ और था शास्त्री जी की मिसेस का, और जो कि सोर्स कॉमन है, सोर्स वो नौकर जो था रामनाथ ही सोर्स था, वही गवर्नमेंट उसे कोट कर रही है, और वही सोर्स जो है ललिता जी का सोर्स भी वही था। इसके बारे में आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, फिर अब थोड़ा आप यू कैन ऐड एक्चुअली, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कहानी अबाउट रामनाथ एंड ऑल दैट। तो उसमें ये लिखा कि जब उनको सीजर हुआ तो हमको मालूम चल गया, हम लोगों ने इंडियंस को अलर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम कर देते तो उनको मालूम चल जाता कि हम लोग टैपिंग कर रहे हैं। जब ये बात छप गई है सोवियत लैंड के दिल्ली एडिशन में, तो दिल्ली में विदेश मंत्रालय क्या कर रहे थे, इनकी सेंसिटिविटी और इनकी इंटेलिजेंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और, उसी टाइम का 92-93 में, अब ये डॉक्यूमेंट पब्लिक भी हो गए हमारे वजह से, लेकिन ये बात उस टाइम पे हमको मालूम चल गई थी। किसी अखबार में खबर नहीं आई, कुछ नहीं हुआ दिल्ली में, लेकिन रॉ में, आईबी में, सब में, रॉ में और एमई में हड़कंप मच गया था। हड़कंप इस बात का मचा था कि वहां से खबर आती है मॉस्को से 93 के अंदर, जो ये रिकॉर्ड पर आ गया, दिस इज अबाउट सुभाष बोस, जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो कि ये लोग कितने उस्ताद हैं और कितने सेंसिटिव हैं इन चीज़ों के बारे में। हमारे एमईए के ऑफिसर्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो। जब मेरे जैसे बंदे ने पकड़ लिया कि सोवियत लेट में क्या छापा है, उनको नहीं पता चला था कि क्या हो रहा है देश के अंदर, या वो क्या छाप रहे हैं वो लोग, पूरा उनका डिवीजन होता है चीज़ों को चेक करने के लिए। तो 93 के आसपास में भारत का एम्बेसडर को खबर लगती है पता नहीं कहाँ से कि रूस में किसी ऑब्सक्योर जर्नल में कोई रिसर्चर है, कुछ आर्टिकल लिखना चाहता है, अभी लिखा भी नहीं है उसने, कोई जर्नल भी कोई छोटा मोटा, पता नहीं कहाँ से इनको इंटेलिजेंस मिल गई कि वो खबर छापना चाहता है कि उसने कुछ पेपर देखे हैं सुभाष बोस से जुड़े हुए जो केजीबी से निकल के आए। और उसके बाद जो हड़कंप मचा है, यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरीट में मीटिंग हो रही है, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हो रही है, फलाना ढमकाना, दे एक्चुअली वेंट एंड ट्राई टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम पब्लिशिंग। पहले तो पता लगा ये लिख क्या रहा है, फिर उसे बोला कि मत छाप इसको। तो ये लोग जो इतने सेंसिटिव हैं इन चीज़ों के बारे में, और नॉट ओनली भारत, ये फॉरेन कंट्री से इतनी इंटेलिजेंस गैदर कर लेते हैं। दिल्ली में सोवियत लैंड की मैगजीन में अगर ये बात छप गई तो उनको पर्सनली रिक्वेस्ट कर सकते थे कि देखो अगर आपने टेप रिकॉर्ड करी हुई है तो हमको दे दो, हमारा प्रधानमंत्री था, उसकी कुछ लास्ट मोमेंट की हमें निशानी मिल जाएगी, शायद होता उन्होंने कुछ बोला और देश के लिए कोई संदेश छोड़ा आखिरी टाइम पे। सो दे हैव ऑल द इंटेलिजेंस, दे हैव ऑल द फोरसाइट, दे डिड नथिंग। अभी एक और घटना और है, संजीत जी की बात बताऊंगा आपको मैं, आप वो उसके बाद तो कोई शक ही नहीं रहता कि लोग बिल्कुल ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं पूरे केस में। जी। देखिए, दो चार चीजें मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्री जी की जब बॉडी आई थी, जब बॉडी को नहलाने के लिए खोला गया, तो उनका पेट में दोनों साइड्स पे चीरा लगा हुआ था, फ्रेश कट्स, एंड वाज टेप्ड, वो टेप भी लगा था उसके ऊपर, और कहने सामने से भी उनका चीरा लगा हुआ था। तो ये पक्की बात है, पुष्टि होती है इस चीज की कि डेफिनेटली स्टमक वॉश करा गया। हो सकता है कुछ ऑर्गन्स भी निकाल लिए हों, क्योंकि केजीबी ऐसे केसेस में, अनुज विल वाउच फॉर दिस, कि वो लोग कहते हैं कुछ ना कुछ तो वो लोग निकाल के रख लेते हैं।
उनके प्रोटोकॉल थे ना। तो अब उनका ये उस लोग जमाने में एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल था कि अगर किसी आदमी की, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, पूरे अमेरिकन ने डॉक्यूमेंट क्लासिफाई की कि स्टालिन के टाइम में भी, जो उससे पहले का टाइम था, बहुत खराब टाइम था, वहां आदमी की जान की कीमत होना हो, लेकिन कोई आदमी अगर मर जाए और उसकी डेथ अगर डिस्प्यूटेड हो और पॉइजन का शक हो, पोस्टमार्टम इज मस्ट। अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो आप बॉडी में से ऑर्गन निकालेंगे, खून निकालेंगे। तो ये जो कटने कुटने के निशान है, वो ये देख लिया कि उन्होंने रशियंस ने कुछ बॉडी में चीर फाड़ करी है, कुछ उन्होंने सैंपल सैंपल निकाले। और वो बहुत तरीके होते हैं, अगर आप पोस्टमार्टम अगर नहीं कर सकते तो बहुत और तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खून निकाल लिया, अंदर से ऑर्गन निकाल दिया, इवन आंखों के अंदर ये जो रेटिना के साथ में ये जो लिक्विड है, इसको निकाल लेते हैं। स्पाइनल फ्लूइड को निकाला जाता है। और उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि स्पाइनल फ्लूइड की जो बात है, क्योंकि मैंने फोरेंसिक पैथोलॉजी से बात करी, उनको कोट किया किताब में। स्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है कि नॉर्मली वो निकालते हैं पीठ के नीचे से यहाँ पे, लेकिन कई बार वो गर्दन के नीचे भी छेद करते हैं, यहाँ से निकाला जाता है। तो वो जो छेद शास्त्री जी की बॉडी में था गर्दन के पीछे, वो बेसिकली स्पाइनल फ्लूइड को निकालने वाला छेद था। वो रशियंस ने ड्रिल किया उसको उसके अंदर। और उसमें संजय सर, कमाल की बात यह है कि फैमिली के लोगों ने देखा, उनकी मिसेस ने देखा, संजय जी बैठे हैं और लोगों ने देखा, जगदीश कोडेशा ने देखा, ये सारे कह रहे हैं कि हम लोगों ने छेद देखा। सरकार कह रही है रिकॉर्ड पे कि हमने कुछ नहीं देखा। अब मुझे बताइए मैं किसकी बात मानूं? मेरे को नहीं लगता कि उनकी मिसेस झूठ बोलेगी। देखिए, ये सब चीजें तो परिवार के लोगों ने देखा ही है, कुछ बाहर के लोग तो उन्होंने भी देखा। अब मजे की बात यह है कि उनका चेहरा और ये चेस्ट एकदम नीला फूल सूजा हुआ, और उसमें चित्ती बने हुए सफेद सफेद स्पॉट्स, और हार्ड पत्थर की तरह। ठीक है, बाकी शरीर वैसे ही सॉफ्ट जैसे उनका ओरिजिनली था उनका शरीर। कम्प्लेक्शन भी वही, पिंक कलर। तो ये तो यानी कि कोई भी आप पैथोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, या मैंने पूछा मेरे को वो बात वो यही बोलेंगे, या तो कोई स्नेक के काटने से ऐसा होगा, बहुत ही पॉइजनस स्नेक से, या कोई बहुत पावरफुल पॉइजन दिया गया, और कोई कारण हो। संजय सर, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप जहर को साबित नहीं कर सकते। तो मेरे पास में सिर्फ क्या था कि मैंने डेटा कलेक्ट किया बहुत सारा, कि मैंने पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो उनकी ताशकंद में क्या हुआ, वहाँ पे वो कलेक्ट किया कि ये डॉक्टर चुग ने उनको ये इंजेक्शन दिया जब उनको हार्ट अटैक। उसके बाद में अगर वो जब कंट्रोल नहीं, जब वो चले गए, तो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से रशियन डॉक्टर थे, उनके क्या नाम पता है, उनके जो सरकार के रिकॉर्ड पे उनका नाम दिया हुआ है, उन्होंने बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए या वो क्या उन्होंने फॉर्मेलिन क्या डाला था, क्या वो सारा वो साइंटिफिक डेटा निकाल के दिया। फिर उनकी डेड बॉडी की फोटो ताशकंद में, जहाँ बिल्कुल नॉर्मल थी, वो दिखाया करके। उसके बाद दिल्ली में परिवार ने क्या देखा, उसका डिस्क्रिप्शन। और लकीली वो अमेरिकन वो मैगजीन थी, लाइफ मैगजीन, उसने उनकी रंगीन फोटोग्राफ ली है उसकी, वो फोटो साथ में लगाई। ये सारा इकट्ठा कर करके मैंने 10 फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, जो लोग चीर फाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर, उनसे मैंने पूछा कि ये आदमी जो हार्ट का पेशेंट है, उसको ये हार्ट अटैक होता है, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, ये रात को 1-1:30 बजे की मौत है, और सर्दी का टाइम है, ताशकंद में टेम्परेचर माइनस में होगा, 1-2 माइनस में कम से कम होना चाहिए। कल रात को मेरे ख्याल से 1 डिग्री था वहाँ पे, मैं चेक कर रहा था। तो वो इसमें टेम्परेचर ये है, और ये बॉडी जो है, ये फोटो उसकी बॉडी है, और ये डिस्क्रिप्शन फैमिली वाले दे रहे हैं। और ये 5-6 घंटे के, 7-8 घंटे की बात की फोटोग्राफ है, या 2 दिन 1 दिन की बात की फोटोग्राफ है। क्या आपको लगता है ये देखे कि ये इज इट एवरीथिंग ओके? सर 10 के 10 लोगों ने छूटते बोला कि जहर है इसमें, तो कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन आपने ये अब नहीं बताया कि क्योंकि ये इशू इतना कंट्रोवर्शियल है, हर एक आदमी अपना नाम नहीं देना चाहेगा, तो 10 में से हर एक आदमी ने मुझे नाम नहीं कोट करने दिया, तो लेकिन 4 डॉक्टरों ने अपने नाम से मेरे को दिया लिख करके, जाने माने डॉक्टर है, उसमें से उसका नाम, उसको मैंने नाम दिया, एचओडी रह चुके हैं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के। वो तो फैमिली पे कंप्लेन कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेन करा भैया कि पोस्टमार्टम करना मस्त था। अनुज, आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर। मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपने जब ये इन्वेस्टिगेशन आपने शुरू करवाया था, तो आपने एक दफे भी नहीं बताया था ये कौन सब्जेक्ट कौन है, कि ये बॉडी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो लाल एक, हाँ, बहादुर। वो एक केस में था, मतलब जो डॉक्टरों को मैंने कंसल्ट किया था उसमें से एक डॉक्टर था, क्योंकि वो थोड़ा सा, उसका दिमाग थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा ठीक नहीं है, बट वो है बहुत अच्छा डॉक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर था एम्स का, एचओडी था रेलिवेंट डिपार्टमेंट का। तो उनको ये नहीं बताया कि केस किसका आदमी का है, उसके बाद डेटा दिया ऐसे 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 ये करके, तो उसने भी ये बात बोली जहर है।
जैसे उन्होंने समझाया डॉक्टर ने मेरे को, मैंने अपनी किताब में कोट भी किया, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो बॉडी ब्लोट करने की बात है कि बॉडी फूल गई, वो कहते हैं वो तो प्यूट्रिफिकेशन से होती है। प्यूट्रिफिकेशन तो 48 घंटे बाद होता है, ये 6 घंटे बॉडी कैसे प्यूट्रीफाई कर गई आपकी एम्बामिंग के बाद में। तो दिखा रहे हैं, वो कहते हैं ये शक्ल में नीला नीला रंग पड़ना, इसका मतलब वो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम वो कम है, ये तो जहर से या फिर दला गम घोटने से कुछ होता है। सो दे हैव गिवन द रीजंस। और वो सारे हैरान हो गए कि ये पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, इसके तो बिल्कुल मस्ट है। इनफैक्ट एक डॉक्टर निर्मल राय चौधरी हैं, जिनका स्टेटमेंट मैंने जो अपनी किताब में दिया, वो तो अमेरिका में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ तो कह रहे बहुत कॉमन है एम्बामिंग करना, बिकॉज हमारे वहाँ तो अमेरिका में तो ये लोग आदमी मरता है लेकिन संडे तक वेट करते हैं उसको फ्यूनरल करने के लिए, ताकि रिश्तेदार घर पहुंच जाए। कह रहे इट्स वेरी कॉमन दे टू डू एम्बामिंग, एंड वो हम करते हैं, वो इंटरनल मेडिसिन में वहाँ पे है उनके बॉडीज में अमेरिका में। तो उसने बोला कि उसने एग्जांपल दिया यासर अराफात के केस का, कि यासर अराफात के मरने के बहुत टाइम बाद उसकी वाइफ ने एलिगेशन लगाया कि हस्बैंड को पॉइजन दिया गया था धीरे धीरे। तो उन्होंने बॉडी को एक्सह्यूम करके बाद में उन्होंने जो भी है प्रूव कर दिया कि यासर अराफात वाज पॉइजन टू डेथ, बट वी केम टू नो आफ्टर 10 years एंड हिज बॉडी एक्सह्यूम। ही सेड यू नो वेरी वेल इन इंडिया कि हम लोग हिंदुओं में बॉडी को दफन नहीं करते, हम तो जला देते हैं। तो दे शुड हैव बीन इवन मोर केयरफुल। नहीं तो कम से कम उनके ऑर्गन बचा के रख लो भैया, किसी वहां पे कल को साबित करना हो। तो ये बड़ा अपने आप में बड़ा सीरियस टॉपिक, और वही बात आ रही है कि यही चीज अगर वही शास्त्री जी नहीं होते और अबन नक्सल होता तो देश में बवाल मच जाता एकदम से। तो यहाँ कोई बोलेगा नहीं। जी, हाँ, बिल्कुल, ये तो सर एक और मैं चीज मैं बोलना चाहता हूँ उससे पहले, वो एक इस लाइन में हम, ताकि अगले उसमें कि वो ये था कि जब सरकार से पूछा गया बार बार, वो उन्होंने उसका नाम दिया कि वो कुक ने खाना दिया था फलाना ढमकाना करके, तो उन्होंने कहा जी हमारे को कोई कंप्लेंट उसके खिलाफ मिली नहीं है। संजय जी उसमें बड़ी दो अच्छी इंटरेस्टिंग घटना घटी। पहली घटना घटी, सारा कहानी खत्म होगी, केस खत्म हो गया, सब लोग भूल भाल गए। 1998 में रशिया में किसी टेबलॉइड में कुक का इंटरव्यू छपता है, ठीक है। अच्छा, तो वो हाँ 1998 में? 1998 में। तो वन ऑफ द कुक्स हु वाज देयर इन द दाचा, उसका नाम था अहमद सताराव। तो अहमद का इंटरव्यू छपा। अहमद उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है, अहमद बोलते हैं, अहमद बोलते हैं, व्हाटएवर, बट अहमद सताराव। सताराव का इंटरव्यू छपता है 1998 में किसी रशियन ही डेली वाज के। एन उज़्बेक। ही वाज, हाँ व्हाटएवर, बिकॉज़ वो स्पेलिंग थोड़े से उसके अलग से हैं, तो आपको पता होगा। तो अहमद सताराव का इंटरव्यू छपने के बाद में उसको, जो इंग्लैंड का पेपर है ना, द डेली टेलीग्राफ, आजकल तो डिजिटल हो गया लेकिन प्रिंट में आता था, तो इंग्लैंड में 3 मेन अखबार हैं वो उस जमाने में, कम से कम टाइम्स लंदन, आपका गार्डियन, एंड तीसरा इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट आजकल बंद हो गया, आजकल वो डिजिटल हो गया, लेकिन गार्डियन और वो अभी भी आते हैं, द टाइम्स आते हैं। तो उसमें उसको गार्डियन में उसको छपा। मेरे को तो खैर नहीं आती है रशियन, तो लेकिन उसको इंग्लिश में उन्होंने पकड़ लिया अंग्रेजों ने। तो वहां उसने बड़ी सी बात बोली, और जिससे पूरा केस का डायमेंशन एक झटके में चेंज हो गया, कि अहमद सताराव कह रहा है कि रात को 3 बजे केजीबी का जो कौन सा 4th डायरेक्टोरेट जो वीआईपी सिक्योरिटी वाला है, उसने मेरे को वहां से उठा लिया ऑन द चार्जेस कि पॉइजन किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। तो इसका मतलब एक, कि ये जो बात हम लोग अब तक समझते आए थे कि लोगों को शक हुआ है पॉइजनिंग का, वो स्टार्ट हुआ है जब शास्त्री जी की बॉडी को शास्त्री जी के परिवार ने दिल्ली में देखा। नहीं, ये शक रूसियों को वहीं पर हो गया था। और व्हेन यू कीप इन माइंड द अदर थिंग्स ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने पोस्टमार्टम ऑफर किया था और हम लोगों ने मना कर दिया। इसके बाद की और डेवलपमेंट और बड़ी और भी खतरनाक है, वो हुई जाके 2009 और 10 के बीच में। 2009 में मैंने वो सूचना के अधिकार के अंदर मैंने एप्लीकेशन लगा दी, और ये मेरे ख्याल से हमारे ज़माने में केस तब रिवाइव हुआ था। तो जब वो मैंने आरटी एप्लीकेशन लगाई तो उस पर एकदम से वो मीडिया में उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में खबर आई और मीडिया में डिस्कस हुआ था। कुलदीप नैयर जी जो शुरुआत से लेके अब तक कभी खुल करके नहीं बोले थे, उन्होंने खुल करके बोला कि ये वहाँ थे, मौजूद थे, ये उस होटल में थे। वो बाद में शास्त्री जी के जाने के बाद दाचा में भी आए थे जब उनकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। कुलदीप नैयर ने खुल करके बोला कि हमको शक था कि ये जहर का केस है, वटेवर। उनका फिर इंटरव्यू हुआ टीवी के ऊपर, करण थापर ने लिया, और उसने वहाँ उन्होंने साफ बोला है कि टीएन कॉल जो उस दिन हमारा मेजर था रशिया में, वो उसके बाद बन गया हमारा फॉरेन सेक्रेटरी, और उसने मुझे फोन करके मुझे हड़काया कि इसके पॉइजन वाली थ्योरी को तू काउंटर कर। आज के जमाने में अगर फॉरेन सेक्रेटरी फोन कर दे किसी चैनल के एडिटर को तो उसकी जान निकाल दी जाएगी। नाउ जब ये सारा धमाल मचा है 2009-10 में कि सूचना के अधिकार में कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ माई आरटीआई, रशिया में कुछ और आर्टिकल छपे, तब उस अहमद सताराव का पूरा डिटेल में अकाउंट निकल के आता है। और वो अकाउंट 2 मिनट का सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है उसके अंदर। उसमें क्या, उसने कहा कि रात को 3 बजे हमको इन्होंने, रशियन केजीबी ने हमको उठा लिया वहां से रात को, और हमको ले गए वो किसी शहर के दूर इलाके में, और वहां पे उन्होंने हमारी इंटरोगेशन किया बेसमेंट के अंदर।
तो उसने कहा ऐसी हमारी खतरनाक हमारी इंटरोगेशन हुई है कि मेरे को तब से तुतलाने की बीमारी हो गई है, डर के मारे मेरे अभी तक मेरी जवान नहीं काम करती। दूसरा जो मेरे साथ में जो मेरा मेरा दूसरा कुक था, उसके डर के मारे बाल सफेद हो गए ओवरनाइट, जैसे शाहजहां के सफेद हो गए थे मुमताज महल के मरने के बाद में, वो कह रहा डर के मारे उसके बाल सफेद हो गए, ऐसा उनको टॉर्चर उन्होंने कराया वो रात को उन्होंने वहां पे। देन कम्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, थोड़ी देर बाद वो इंडियन कुक को वहां लेकर आए। Now, please understand, the Indian cook is the employee of the Indian embassy. They could not have brought him there without the permission and knowledge of the Indian ambassador and the government of India. When government of India is aware that the cook was picked up by the KGB for interrogation, why were they giving him clean sheet in the parliament proceedings? I was looking for only one thing, sir, in the whole narrative. Russians had suspicions. They did an inquiry. Nothing was out. Case closed. I will not question them. Why did you not mention this thing that Russians had done this interrogation? They had picked up the cook Must also. have found something, but since the parent is not interested, so why should they be interested? मोहम्मद जान was the name of that cook, जो इंडियन एम्बेसडर का था, टी.एन. कौल साहब का अपना खुद का कुक, और उसको वहां पे डिप्लॉय करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि अहमद सतरॉफ जो थे वो रशिया के सेलिब्रेटेड शेफ थे, और वो जो थे कहते हैं हर वीवीआईपी बैंक्वेट्स और सब में वही कहते हैं उनको ही कहते हैं काम दिया जाता था। और जब वो वहां पे थे तो मोहम्मद जान को क्यों लाया गया ये नहीं समझ में आया। और जबकि पर्सनल जो शास्त्री जी का कहते हैं आप पर्सनल हेल्प जो थे रामनाथ, वो साथ में थे, और उतना तो कहते हैं दूध गर्म करके पानी गर्म करके वो पहुंचा देते थे, तो वहां पे या साग सब्जी कुछ बनाना हो तो वो भी बना देते थे। लेकिन कहते हैं इसको कहते हैं जबरदस्ती इंसिस्ट करके, जैसे उनका कहते हैं वहां से होटल से चेंज करा गया ढांचा में, उसी समय कहते हैं कुक का भी इंतजाम करा गया मोहम्मद जान का, और मोहम्मद जान को भी लाया था। उसके थोड़ी देर बाद इन सबको रिलीज कर दिया गया था, बिकॉज कुछ ना कुछ बात हुई होगी बिटवीन द इंडियन अथॉरिटीज एंड वॉट एवर मे बी द रीजंस, and they were all released. And Mohammed Jan later on became, I understand, a celebrated person, got employed in the President House, if I'm not wrong, Anuj. And not only you're not wrong, the problem is that I'm looking for the exact quotation by Daya Bhai Patel, in which he's making the allegation that this cook was planted there. That's exactly what I am hinting. I'm trying to look for that statement because I mentioned. He was planted over there. There was no need for this fellow. और रामनाथ उस दिन नहीं थे शास्त्री जी के साथ? रामनाथ थे, लेकिन रामनाथ थे, कहाँ पे थे ये नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं रामनाथ ने, देखिए उन जो लास्ट में जो ये एक और चीज मैं बताना चाहता था, वो दूध, हम लोग को संदेह नहीं है कि दूध में दिया गया, हम लोग को जो संदेह है वो है कि जो पानी था पानी में दिया। अब यहाँ पे कहते हैं एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब स्टाफ जब लौटा है वहां से, तो वहां पे एक और थे शास्त्री जी के ऑफिशियल, जिनको पीए बोलते हैं, वो थे कहते हैं श्री मनमोहन जगन्नाथ साहब, ना शर्मा जी, एमएन शर्मा। हाँ, तो शर्मा जी थे, वो मेरे ख्याल से अभी भी अलाइव हैं, लेकिन उनको याद हो ज्यादा नहीं रहता है, 95 प्लस और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, आई डिड नॉट नो दैट सर। हाँ, अलाइव है, वो अलाइव हैं, लेकिन कहते हैं उनको ज्यादा याद नहीं रहता। उनके ग्रैंडसन से मेरी मुलाकात बात हुई थी, तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने कुछ ऐसी जवाब दिया कि पता नहीं है वो जो ऑफिशियल है वो है, यानी कि वो भी बात छुपाता ही है मेरे ख्याल से। लेकिन उन्होंने हम लोग को बताया था कि शास्त्री जी का आखिरी कहते हैं वो बोल नहीं पा रहे थे उस समय, और मरने से पहले थर्मस फ्लास्क जो था जिसमें पानी था वो गिरा पड़ा हुआ था, वो हमेशा एक गिलास पानी पी के तब सोते थे, तो वो गिरा पड़ा हुआ था, एंड वो हमेशा उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, थर्मस की तरफ बार बार उंगली से इशारा कर रहे थे मरने से पहले।
जी हाँ, फिर तो कोई किसी भी तरह का कोई संदेह रह ही नहीं जाता। तो लेकिन ये बार-बार बहुत लंबा इशारा विषय करके है, मुझे लगता है कई सिटिंग्स करनी उनको पड़ेंगी लगा इसके कि हो लिए। सकता है पानी माँग रहे हैं, तो जब पानी दिया तो पानी उन्होंने नहीं पिया। उसके बावजूद भी वो पानी के थर्मस फ्लास्क को की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई संदेह होना चाहिए। संजय जी संजय सर एक और चीज़ है उसमें कि शास्त्री जी का सामान जैसे फ्लास्क की बात कर रहे हैं, हाँ, मैं शास्त्री जी बताता हूँ। को, हाँ वो मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ फिर आप बताना। उनके जो सामान था, क्योंकि इसका बाय द वे कोई अगर बोले कि ऐसा नहीं, इसका हिंट ललिता जी ने अपने जो उन्होंने जो धर्मी को इंटरव्यू दिया है 1970 में, उन्होंने वहाँ पे हिंट दिया इसका। बट एनी द स्टोरी गोज लाइक दिस कि शास्त्री जी वाज इन दी हैबिट ऑफ राइटिंग स्क्रिबल्स। वो थोड़ा सा कोई कविता छोटी मोटी ऐसे कमेंट मार के लिख के वो चिरकुट में डाल के डाल देते थे। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 10 तारीख को भी उन्होंने किया था करके। तो जब इनका सामान वहां से वापस आया उधर से पूरे इन्वेंट्री, तो ये सामान घर वाले ये हमारे संजय जी बता सकते हैं कि कौन क्या बात है, वो सामान ये चेक कर रहे होंगे। तो पुराने जमाने में जो चश्मा होता था ना, वो रबड़ के खोल में, वो पुराने जमाने के कवर आते थे उसमें करके, तो उसमें से वो खोल में से देखा कोने में एक चिरकुट घुसेड़ के डाली हुई है चश्मे के अंदर, और वो ये मैं निकाल के पढ़ा तो उसमें, इफ आई मैं करेक्ट गेट इट करेक्ट, I'll just शास्त्री जी की हैंडराइटिंग में क्या लिखा हुआ था कि मेरे साथ मैं धोखा बताता हूँ, हुआ। मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि शास्त्री जी की 2 डायरी होती थी। एक अपॉइंटमेंट्स डायरी होती थी लाल रंग की छोटी वाली, वो चाहे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की होती थी या वो टाटा की डायरी आती थी, एक छोटी सी पॉकेट डायरी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की थी और उसमें अपॉइंटमेंट लिखते थे। लेकिन एक डायरी और होती थी बड़ी, जिसमें वो अपने प्लान्स उन्हें लिखते थे और अक्सर कुछ ना कुछ अपना वो थॉट्स अपने लिखते रहते थे। वो डायरी उनकी मिली नहीं, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू जगदीश कुडेशिया जी, उन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन का पूरा प्लान बनाया हुआ था इंक्लूडिंग मुक्तिवाणी। इसके ऊपर आई थिंक अनुज थोड़ा इलेबोरेट करेंगे बिकॉज ऑफ CIC में इन्होंने क्या रोल। तो ये जो था, इन्होंने क्या कहते हैं, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है इनका। जब बॉडी आई तो उसके साथ में चश्मा का जो खोल होता था, पहले ऊपर से स्प्रिंग टाइप का रहता था, ऐसे आप दबाइए तो खुल जाता था उसका मुंह और उसमें चश्मा डाल। तो बॉडी पड़ी हुई है, ललिता जी वहां पे हमारी नानी रो रही है, बगल में बैठे जमीन पे बॉडी है, और उनके बगल में एक और उनको कंपनी करती मिर्जापुर की थी एक लेडी, वो बैठी हुई थी और वो चश्मे को बार बार जैसे होता है मैं शो करता हूँ, ऐसे करके चश्मे ऐसे निकालना, फिर अंदर करना, डालना, ऐसे करते करते ऐसे हुआ तो एक नीचे से एक पर्ची निकली और उसमें शास्त्री जी ने साफ साफ लिखा है कि अब हम तुमसे दोबारा नहीं मिलेंगे अपनी भाई, हमारे साथ धोखा करा। उस पर्ची को यानी कि अब इसमें मैं और भी इलैबोरेट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली वर्ड्स मुझे जो याद पड़ रहे हैं वो ये हैं कि हमारे साथ धोखा करा गया है और अ, हम तुमसे अब नहीं मिल पाएंगे जी, ये करा गया। और प्रिय लालमणि इस तरीके से लिखते थे नानी को। वो जो पर्ची थी, लेटर ऑन जब हम लोग ने यानी कि पूछा तो उन्होंने कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन खबर हमको ये भी अब मिलती है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं करा गया। एक मीटिंग हुई थी जब इंदिरा जी आई थी और नानी के साथ काफी मीटिंग हुई काफी देर तक, और उसके बाद जो है उन्होंने हम सब लोग को बुलाया था। मैं भी उस समय थोड़ा और बड़ा हो गया था, तो यही बोला था कि भाई ऐसा है कि अब इस बारे में ज्यादा उछाल मत करो, क्योंकि जिन लोगों ने, वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, जिन लोगों ने तुम्हारे बाबूजी को खत्म कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर थे, तुम लोग को खत्म करने में टाइम नहीं मिला।
इसलिए शांत हो गए। तो सीधे थ्रेट थी आप लोगों को। अब देखिए वहां पे कोई मतलब नहीं बनता था कि शास्त्री की जब डेथ हो गई तो एक इंस्पेक्टर वहां पे खड़ा करा जाता था, यानी कि 24/7 गैलरी जो थी वहां पे रहता था। एक का तो नाम भी मुझे याद है, इंस्पेक्टर ठाकुर। तो इंस्पेक्टर ठाकुर लंबे से थे, थोड़ा सा बॉल्डिश थे, बट ही सीम टू बी अ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने बल्कि ये हम लोग को हिंट करा था कि हम लोग को बोला गया कि टू कीप एन आई ऑन एंड टू बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द आईबी और विचएवर एजेंसी, कि कोई भी हम लोग बात कर रहे हैं, खुद भी बातचीत हो रही है, उसकी खबर वो पहुंचाएगी। तो अगर आप केस सब में आप अगर सबके ऊपर किसी इतनी को इतनी भी मोटी था, फाइल होगी इन लोगों के पास में, आप सबके ऊपर ललिता जी की जितनी स्टेटमेंट किससे मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, श्रीलंका गई, राजनारायण घर में आया था, इस सारों की इतनी मोटी फाइल बना करके तो उसी पे ही होगी कम से कम। तो देखिए, यानी कि आप मुझे बताइए, अगर नेचुरल डेथ थी शास्त्री जी की, तो ये सब करने की, ये सब हरकतों की क्या जरूरत थी? और लोग यहाँ तक सवाल करते हैं कि आप लोगों ने पहले ये बात क्यों नहीं उठाई, अब क्यों? अरे उठाते तो किसके किसके पास जाते? कोई जयपुर डायलॉग था, कोई सुनता? सर संजय सर बताइए मेरे को, कोई ऐसे बैठ के टीवी में वैसे दूरदर्शन तो में करता डिस्कशन? मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कोई खास सुन रही है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं प्रेजेंट नहीं नहीं, ये देखिए, मतलब कुछ नहीं कर रहे। कोई भी राजनीतिक पार्टी, और ये चीज मैंने इस चीज को मैंने विवेक अग्निहोत्री को भी बोला था, और लास्ट में टुवर्ड्स द एंड जो उन्होंने पिक्चर बनाई थी ताशकंद फाइल्स, उसमें इस चीज को बोला गया है। जो एक्ट्रेस है, जो जर्नलिस्ट बनी है, वो बोलती तो शास्त्री जी की बात क्या से एक पॉलिटिकल मुद्दा है। तो मैंने ये चीज मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि उनकी जो डेथ का इशू है वो रेकअप होता है, अगर पहले भी होता था या उनके बारे में भी जो बात होती थी, बात बहुत क्या कहते हैं, इलेक्शन के आसपास आप देखिए हमेशा होता है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह जाता है। हु इज इंटरेस्टेड? हु विल बी Right, right. इंटरेस्टेड? I think we all need to get together and get to the bottom of it finally. वी कैन, और वी कैन, we वी definitely कैन। should. और आज अब काफ़ी समय हो गया है, तो आई थिंक वी नीड टू प्रॉब्ली मीट अगेन फिर किसी यस, समय। आज तो महान आत्मा की पुण्यतिथि के समय हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उनको ले लेते हैं और उसके बाद फिर एक